बच्चों को परिवार में ये बताया भी नहीं जाता कि जाति क्या है, हम किस जाति से हैं। तो वो परंपरा कम से कम 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। जो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन थी, उस जनरेशन में बहुत सारे लोग साहित्यकार हैं। मेरे पिताजी भी साहित्यकार हैं। उनको हरियाणा के साहित्य अकादमी से कई अवार्ड्स मिले हैं, कई उपन्यास लिखे उन्होंने। तो उस समय उन साहित्यकार परिवार के लोगों में एक राय बनी कि बच्चों के हम कास्ट नेम तो नहीं लगाएंगे, तो क्यों ना कुछ मौलिक सा नाम रखें जो साहित्यिक सा हो। तो ऐसा हमारे पूरे खानदान में 3-4 परिवारों में हुआ। उनमें से एक हमारा परिवार था। तो हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा भाई हूँ और हम तीनों भाइयों के सरनेम अलग-अलग हैं। बड़े भैया का सरनेम मधुवर्षी है, दूसरे भैया का सरनेम प्रियदर्शी है, मेरा सरनेम दिव्यकीर्ति है। और वो मेरे पिताजी की और माताजी की साहित्यिक रुचियों का परिणाम है। जब मैं छोटा था तो मेरा नाम जब सरनेम लगाया गया तो चक्रवर्ती लगाया गया था। बाद में मेरे पिताजी को ये रियलाइज़ हुआ कि बंगाल में ये एक कास्ट नेम है। तो क्योंकि वो बंगाल में कास्ट नेम है और फिर कास्ट वाली फीलिंग ना आने लगे और क्षेत्रीय अनुभूति ना होने लगे कि बंगाल से मैं हूँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको बदलें। और तब मेरे एक मामा जी जो हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर थे उस समय, डॉक्टर प्रशांत उनका नाम था, अब वो नहीं हैं। उनके बच्चों के नाम में दिव्यकीर्ति लगा हुआ था, तो उनसे बोरो करके हमने, मतलब मेरे पिताजी ने मेरे नाम को विकास दिव्यकीर्ति किया। और 10th क्लास से पहले की बात है, तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स में, मेरे पासपोर्ट में, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में नाम विकास दिव्यकीर्ति ही है। ये रखा हुआ नाम नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल और लीगल नेम है। ये केवल शौक से रखने वाला नाम नहीं है, यही मेरा वास्तविक नाम है। और इससे मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ एक उपहार है मुझे। मेरी बड़ी चाहत थी कि आपसे कभी इस तरीके से रूबरू हो पाऊं और वो आज मौका मिल गया मेरे को जोश टॉक्स के थ्रू। तो सर मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपको लेकर के ना बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आपने यूपीएससी क्लियर किया था, आईएएस बने, फिर छोड़ दिया। और मतलब वो जितनी बार आप डिटेल में जाते हो ना सर्च करने के लिए, वो नई नई बातें निकल के आती हैं कि अच्छा नहीं उन्होंने कभी क्लियर किया नहीं, कभी कुछ। जैसे एक कोट था, मैंने कहीं पे पढ़ा था, किसी टीचर ने मुझसे कहा था कि ना मुखर्जी नगर में सिर्फ वही जाते हैं जो खुद आईएएस नहीं बन पाते। तो मेरे को आपसे जानना था क्योंकि अब ये मौका मिला है, तो बिल्कुल सीधा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक भी है, जब कोई दुविधा हो तो पूछ ही लेना चाहिए। ये बात सही है कि पिछले कई दिनों से ऐसी बातें मैं भी सुनता हूँ कि ऐसी अफवाहें हैं, लेकिन अफवाहों का समाधान कहाँ करूँ, कैसे करूँ? तो मैंने कई साल के संकोच के बाद पहली बार पिछले साल एक इंटरव्यू दिया ललन टॉप को। उन्होंने भी ये सवाल मुझसे पूछा। आपने शायद वो देखा नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें इसका जवाब दिया हुआ है। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इसका जवाब वहाँ भी दिया। आज फिर दे देता हूँ। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूँ। किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है तो मैं उसको पूरा मौका देता हूँ कि वो सोचे, न कि मैं उसको जवाब दे के उसको मतलब मैं क्यों उसको उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूं। अगर उसकी कल्पनाएं हैं, उसको मजा आ रहा है सोचने में, और यदि मेरे बारे में 4 गलत बातें बोलने से उसकी खुशी बढ़ रही है, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो मैं क्यों उसकी खुशी कम करूं। लेकिन हाँ, सच ये है कि 1996 में जब मैं करीब 22 साल के आसपास का था, पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा सिलेक्शन पहले प्रयास में हो गया था यूपीएससी में। मैंने ललन टॉप में बताया था कि मेरा रोल नंबर क्या था, 97484 रोल नंबर था, 96 से अटेम्प्ट था, 384 रैंक मेरा आया था। प्रीलिम्स में सोशियोलॉजी विषय था, मेंस में सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य विषय थे। अगर आप इससे और ज़्यादा जानना चाहें तो मुख्य परीक्षा में मेरे हिंदी साहित्य में 343 नंबर थे, जीएस में 321 नंबर थे, सोशियोलॉजी में 247 थे, निबंध में 112 थे और इंटरव्यू में 156 नंबर थे। और क्योंकि पहला अटेम्प्ट था उसकी याद रहती है जहन में। कुल 1169 नंबर आए थे, 384वां रैंक आया था। क्योंकि मैं माइल्ड नॉक नहीं पाया गया था उस मेडिकल टेस्ट में, तो मुझे सीआईएसएफ की सर्विस नहीं मिल पाई थी, असिस्टेंट कमांडेंट की। फिर मुझे सीएसएस नाम की एक सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, जो होम मिनिस्ट्री का मुझे मिला था। मेरी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने ज्वाइनिंग 1 दिन लेट की थी, 1 जुलाई के बदले 2 जुलाई को की थी। इस मूड से की थी कि रिजाइन करना ही करना है। और जल्दी ही फिर ऐसी स्थितियां बनी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी मुझे फील हो रही थी ऑफिस काम करने में, तो मेरे ख्याल से मैंने 8-10 महीने शायद काम किया होगा, फिर रिजाइन कर दिया। जिस दिन परिवार में सब लोग सहमत हो गए, उन्हें भरोसा हो गया, वैसे भरोसा हमेशा रखते थे मेरे ऊपर, उन्हें जब ये भरोसा हो गया कि ठीक है, उसूल वही है कि एक ही जिंदगी है, सारे प्रयोग उसी में करने हैं, उसी में प्रयोग करना है, उसी को जीना है। ये चांस तो है नहीं कि एक में प्रयोग करें दूसरी को जिएंगे। तो जो नौकरी अच्छी नहीं लग रही तो फिर मैं क्यों उसको ढोता। तो फाइनली उसको मैंने छोड़ दिया। फिलोसफी में एक दार्शनिक है सार्त्र नाम के, जीन पॉल सार्त्र, बहुत प्रसिद्ध आदमी है। उनका कहना है कि मनुष्य की पूरी कहानी उन निर्णयों से बनती है जो वो लेता है, और आप कितना भी समझदारी से फैसला करेंगे, कभी ना कभी थोड़ा बहुत रिग्रेट उस फैसले को हो ही जाता है, क्योंकि हर फैसले के दोनों पक्ष होते हैं ना, फायदे भी नुकसान भी होते हैं। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये मेरे जीवन का शायद अकेला बड़ा फैसला है जिसका रिग्रेट मुझे आज तक 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। मैं नौकरी छोड़ के इस दुनिया के सबसे सुकून वाले इंसानों में से एक हूँ, और मुझे इतना भी दुख नहीं है कि मैंने नौकरी को छोड़ दिया। हमें होम मिनिस्ट्री में था और कुछ दिन अच्छे गुजरे थे वहाँ, लेकिन उससे बहुत अच्छे दिन में गुजार रहा हूँ नौकरी छोड़ने के बाद। ये सच है मेरे बारे में, जो आप जानना चाह रहे थे। अभी भी कोई शक है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। और सच बात यह है कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से। अगर आप शक करते ही रहे तो मैं क्यों अपनी तबीयत खराब करूंगा ना। आप अगर आपकी रुचि है, आपको शौक है शक करने का। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों का रोजगार आजकल ये बन गया है कि मुझ पर शक करना, संदेह करना।
मैं इसी में खुश रहता हूँ कि मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं, और परेशान तो वो है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। बात तो हो रही है कम से कम, तो वही ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, आप कह देना कि मैंने भी ये कठिन सवाल पूछा था, पर इसका जवाब मिल गया। और जो तथ्य मैंने आपको दिए, आप उसकी जांच सीबीआई से करवा सकते हैं। और इन